सुप्रभात। और प्लेटो के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स। तो आज हम पढ़ते हैं कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स की अवधारणा ही है जिसको हम लोग मार्क्सवादी अवधारणा के नाम से जानते हैं। और मार्क्सवादी अवधारणा आप लोगों ने 12th क्लास से पढ़ रखा, जहां पे बात होती है संपूर्ण समानता की, वर्गहीन समाज की कल्पना की बात की जाए। तो सबसे पहले आते हैं कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म होता है 5 मई 1818। कार्ल मार्क्स का जन्म कब होता है? 5 मई 1818 को होता है। और होता है ट्रायर में। शहर का नाम है ट्रायर और देश का नाम देश जर्मनी। जर्मनी के ट्रायर शहर में। अब टायर से टायर याद कर सकते हैं। उनके पिता जी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, एक साधारण वकील थे। और उन्होंने अपना जो अध्ययन है, शुरुआती अध्ययन जो है, बॉन यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई उन्होंने करी। और बर्लिन यूनिवर्सिटी से उन्होंने फिलोसफी और हिस्ट्री पढ़ा। उन्होंने 2 यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, एक बॉन यूनिवर्सिटी जहां पे उन्होंने एलएलबी करा, लॉ की पढ़ाई करी, और एक बर्लिन यूनिवर्सिटी जहां पे उन्होंने फिलोसफी और हिस्ट्री का अध्ययन किया। और हेगल, फायरबाख और अंग्रेजी के अर्थशास्त्री जो थे, उन पे काफी प्रभाव पड़ा। अध्ययन के समय में ही जब उनके बारे में उन्होंने अध्ययन किया, नहीं होता है कि किसी के बारे में पढ़ रहे हैं तो कुछ चीजें उसकी अच्छी लग जाती हैं। तो इनको हेगल, फायरबाख जैसे लोगों की चीजें प्रभावित की। जैसे मान चलो कि कल हम लोग प्लेटो पढ़ रहे थे, तो उसमें 2 चीजों में एक चीज तो आपको प्रभावित कर सकती है, या तो अरस्तु प्रभावित किया होगा या प्लेटो प्रभावित किया होगा। जिनको शादी नहीं करने का मन है उनको प्लेटो प्रभावित करेगा, जिनको शादी करने का मन है उनको अरस्तु प्रभावित करेगा। ठीक है, तो हर किसी को कोई ना कोई पसंद आता है। तो मार्क्स को कौन पसंद आया? हेगल पसंद आया और फायरबाख। उसके बाद उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की। और जर्मन में शासक कैसा था आपको पता ही है। तो वहां पे जब वो पत्रकारिता शुरू करते हैं तो कई बार सरकार के द्वारा अखबार को ही बंद करवा। और उसके बाद जाहिर सी बात है कि विवाह भी करेंगे, तो उन्होंने शादी भी किया। शादी के बाद विवाह भी किया, उसके बाद फिर मैरिज भी किया। कैसे मतलब मैंने अलग अलग भाषाओं में निकाह, शादी, विवाह, मैरिज, अब जो कहना चाहते हैं कर रहे। और उनकी पत्नी का नाम था जेनी वॉन वेस्टफेल। उनकी पत्नी का नाम क्या था? जेनी वॉन वेस्टफेल। और उनके सबसे करीबी दोस्त जो थे उनका नाम था एंगल्स। तो उनके फ्रेडरिक एंगल्स जो थे सबसे करीबी मित्र थे मार्क्स के। और उनका विचार और आर्थिक सहायता दोनों में उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। उन्होंने कुछ रचनाएं भी की। आप फिलोसफर तभी बनते हो जब आप कुछ लिखते पढ़ते भी हो। तो उन्होंने उनकी सबसे पहली पुस्तक है 1848 में, और उसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। यानी कि साम्यवादी विचारधारा के बारे में जो मैनिफेस्टो होता है, उन्होंने दर्शन दिया कि साम्यवाद क्या होगा। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो उनका प्रमुख ग्रंथ है, और ये आता है 1848 में। उसके बाद डास कैपिटल आता है जो काफी बहुत चर्चित रहा 1867 में। और अंतिम समय में वो लंदन में थे, जहां उनकी मृत्यु होती है 14 मार्च 1883 को। तो जन्म कब हुआ था? 5 मई 1818। और मृत्यु कब हुआ? 1883। ठीक है, अब आते हैं कि मार्क्स का साम्यवाद क्या है। कल हम लोग प्लेटो का साम्यवाद पढ़ रहे थे। हाँ, साम्यवाद। आज मार्क्स का कम्युनिज्म क्या है। तो मार्क्स का कम्युनिज्म कहता है कि समाज का जो इतिहास है
ये वर्ग संघर्ष का इतिहास। उनका मानना है कि दुनिया में जो भी संघर्ष हुआ है वो वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष मतलब गरीब और अमीरों के बीच का। इंडिविजुअली सानिया और संजू नहीं लड़ेंगी, सानिया प्रिया नहीं लड़ेंगी, सानिया नेहा नहीं लड़ेंगी, सानिया केपी नहीं लड़ेगा। जब भी लड़ेगा तो एक इंडिविजुअल वर्ग लड़ेगा, एक ग्रुप लड़ेगा, एक समूह लड़ेगा। और वो समूह बेसिकली मार्क्स मानते हैं कि अमीरों और गरीबों के बीच जो डिस्टेंस है, गैप है, ये उसका मेजर था। उन्होंने कहा कि जो बर्गुआजीज हैं, यानी कि जो पूंजीपति हैं, वे मजदूरों का शोषण करते हैं। मार्क्स के अनुसार जो पैसे वाले लोग हैं वो गरीब लोगों का शोषण करते हैं। कौन शोषण करता है? पूंजीपति मजदूरों का शोषण करता है। आपके पास पैसा है, अगर आपका लेबर काम करने आ गया तो आप उसको मतलब एज ए ह्यूमन ट्रीट करोगे ही नहीं। अरे 5 मिनट बैठ कैसे गया, तो पानी किसे पीने लगा, काम करने आया, बहुत तरह की चीजें होती हैं। तो मार्क्स ने कहा कि पूंजीपति लोग जो है वो मजदूरों का शोषण करते हैं और श्रम ही वस्तु का सच्चा मूल्य तय करता है। किसी भी प्रोडक्शन का प्राइस क्या हो, ये तय करता है लेबर, श्रम। उसमें क्या मेहनत लगा है ये तय करता है कि उसका प्राइस क्या होना चाहिए या वो प्राइस लेस होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि पूंजीपति जो है मजदूर से अधिक मूल्य छीनता है। काम तो करवा लेता है लेकिन इनकम खुद कमाओ। तो जो सप्लाई वैल्यू है, सरप्लस वैल्यू है, वो छीन लेता है मजदूर से। कौन? पूंजीपति। देखिए हर चीज को पॉइंट वाइज आउट करते जाइएगा। आज हम लोग थोड़े लेट है इसलिए आपको लिखवा नहीं पा रहे हैं, तो हर चीज को पॉइंट वाइज आप घर में भी नोट कर लीजिए। मजदूर वर्ग क्रांति करेगा तो पूंजीपति वर्ग समाप्त हो। अच्छा हाँ। उन्होंने मजदूरों को कहा कि आप रिवॉल्यूट करो, क्रांति कर दो, अपने आप पूंजीपति वर्ग क्रैश कर जाएगा। अब लेबर काम नहीं करेगा तो फैक्ट्री चलेगा क्या? लेबर हड़ताल पे चल रहा है तो हो जाएगा। तो उन्होंने इसको आगे बढ़ाने की बात कही। और देखिए इंडिया में भी उसकी शुरुआत हुई। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी गांव में इसी थीम पे आगे बढ़ने की बात हुई थी ना। ठीक है, वो बाद में जाके आगे आंदोलन भटक गया और वो नक्सलवाद से उग्रवाद की तरफ चला गया। नहीं तो ये मार्क्स के विचारधारा पर ही आयोजित किया गया था। चारू मजमूदार और कानू सान्याल के द्वारा। तो लेफ्टिस्ट तो पूरी दुनिया में भरे पड़े हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर श्रमिक जो है क्रांति करेगा तो क्या होगा? पूंजीपति समाप्त हो जाएगा। इसका अपना एग्जाम्पल आप देख लो, 1917 बोल्शेविक क्रांति। हाँ। पूंजीपति वर्ग समाप्त हो गया, वहां पे सोवियत सिस्टम स्टेबल हो गई और वो लगभग 70 सालों तक स्टेबल रही। 90-91 तक जब तक विघटन नहीं हुआ, 15 कंट्री तो ज्वाइंट होकर है, दुनिया में बड़ा सुपर पावर बना सोवियत संघ। 91-90 तक। तो इन्होंने कहा कि समाज जो है वो वर्गहीन होनी चाहिए, कोई और अमीर और कोई गरीब नहीं होना चाहिए, सब लोग एक समान हों। मार्क्स का कल्पना था कि समाज जो है, सोसाइटी जो है वर्गहीन होनी चाहिए, वर्गों विभाजित नहीं होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का खत्म होना, मेरी संपत्ति किसी के पास नहीं। प्लेटो तो यही मानते। प्लेटो का कॉन्सेप्ट क्या था? वो सिर्फ शासक वर्ग और सैन्य वर्ग के लिए मानते थे। लेकिन मार्क्स कहता है कि निजी संपत्ति किसी के पास होनी नहीं चाहिए, सभी जो भी आपकी जरूरत है सरकार पूरा करे। ये भी वही कहते थे। हाँ, दोनों में फर्क क्या है कि प्लेटो का कहना था कि निजी संपत्ति सिर्फ शासक और सैनिक के पास नहीं होनी चाहिए। हाँ। लेकिन ये उसमें इंक्लूड करते हैं उत्पादक वर्ग को भी, यानी कि कॉमन मैन को भी, कि निजी संपत्ति का सिस्टम ही खत्म कर दो भाई। बस वो नहीं चाहिए। सरकार तय करे कि सानिया जी को खाने के लिए क्या चाहिए और खाना उसके घर भिजवा दे। सरकार तय करे कि नेहा जी को पढ़ने के लिए चाहिए, सरकार कपड़ा इनको यहाँ भिजवा दे। संजू को रहने के लिए घर चाहिए, घर भिजवा दे। प्रिया को पढ़ाने के लिए स्कूल कॉलेज चाहिए, इनको लिए कॉलेज भिजवा। आपकी पर्सनल कुछ नहीं होनी चाहिए, ये मानते थे माँ, यानी कि कंप्लीट गवर्नेंस मोड में हो, सरकार का पूरा नियंत्रण। तो यहीं से साम्यवाद शुरू होता है। साम्यवाद को एक और नाम से बोला गया बंद अर्थव्यवस्था, यानी क्लोज इकोनॉमी। वहां पे आपका कुछ नहीं होगा, दुकानें जो होगी तो सरकार की होंगी, आप वहां एज ए सैलरी वर्कर जॉब करोगे, जैसे सोवियत संघ रूस में था, बाद में गैरासियल हुआ। हाँ। तो ये चीजें किसकी देन थी?
मांग। मांग। उन्होंने कहा कि उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होना चाहिए। अगर नेहा जी ने कुछ प्रोडक्शन करा है तो सिर्फ नेहा का नहीं है, सानिया, संजू, प्रिया, मेरा, सबका है। सानिया ने कुछ प्रोडक्शन कराया है, सानिया का जो अपना शॉप है, तो सिर्फ सानिया का नहीं, वो शॉप मेरा भी है, प्रिया का भी है, नेहा का भी है, संजू का भी है, ए का है, बी का है, सी का है, डी का, सबका है। ये कॉन्सेप्ट था मां, यानी कि इंडिविजुअल पर्सनल कुछ भी किसी का नहीं होगा, जो भी होगा वो राज्य का होगा, सामूहिक होगा। उन्होंने इसके कुछ सिद्धांत बताए जो आप लोग पॉइंट आउट लिख सकते हैं। पहला सिद्धांत है ऐतिहासिक भौतिकवाद। तो इसमें इतिहास के आधार पर आर्थिक ढांचा बनाने की बात उन्होंने कही है। ऐतिहासिक भौतिकवाद मतलब जो हिस्ट्री है उसके हिसाब से एक ढांचा क्रिएट किया जाए, एक सांचा बनाया है। दूसरा उन्होंने बताया है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक मतलब है कि जहां विरोधाभास होता है वहां संघर्ष होगा। विरोधाभास मान चले कि आप बोलिए कि दिन है और हम बोलेंगे कि सुबह है, तो दोनों को भिड़ेंगे ना कि नहीं सर आप बोल रहे हैं, बोलेंगे नहीं आप लोग बोल रहे हैं, द्वंद होगा। एक ही चीज के बारे में दो कॉन्सेप्ट हो सकता है। सपोज करो कि स्पीच कॉम्पिटिशन चल रहा है, मेरे हमको स्पीच सानिया का पसंद आया, प्रिया जी को स्पीच नेहा का पसंद आया, तो दो जज हैं तो दोनों के बीच द्वंद होगा। तो द्वंद होगा तो विरोध भी होगा, विरोध होगा तो क्या होगा, ये विरोध संघर्ष में परिवर्तन हो सकता है। कई बार होता है कि आपसे मारपीट हो जाता है। हाँ। तो द्वंद जो है, यही द्वंद का जो विरोध है ये संघर्ष का जनक है। जैसे कोई बच्चा है, उसके दिमाग में बहुत सारी ध्वंद चल रही है, और ध्वंद चलने के बाद क्या होता है कि उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो जाता है, वो उदास हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में दो चीजें चलते रहती है एक साथ, और उसी में खोया रहेगा। सामने का टीचर पढ़ा भी रहा है तो तीसरा चीज उसमें कहां से, जैसे दो ऑलरेडी पहले से इन्वॉल्व है। तो इंसान को द्वंद से दूर रहना चाहिए, विरोधाभास से दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। नहीं बचोगे भाई तो दिक्कत होगा। तीसरा है अधिक मूल्य का सिद्धांत। तो अधिक मूल्य सिद्धांत क्या है कि पूंजीवादी जो है शोषण करते हैं, आपसे काम कराते हैं 400 रुपए डेली पे, और उसे उत्पादन कराते हैं 5,000 का सामान और कमाते हैं वो। तो ये क्या होता है, मजदूर का शोषण होता है। जिस हिसाब से प्राइस हैक होता है, मूल्य वृद्धि होती है, क्या श्रमिक को उस हिसाब से पेमेंट मिलता है? क्या उनका लेबर पेमेंट उतने तेजी से बढ़ रहा है? कितने सालों से आप सुन रहे हैं उनका लेबर 300 से 400 है तो चल रहा है। ठीक है कि एवरेज में बात कर रहा हूं, लेकिन पेमेंट कितने, कुछ साल पहले 20,000 रुपये था गोल्ड, फिर 50,000 रुपये हुआ, आज 1.5 लाख रुपए हो गया। इस तेजी से बढ़ रहा। सही बात। आप सोचो ना जी कि आप आज से 5 साल पहले 31 ताकत थे, आज हम लोग से हमसे भी बड़े दिखते हैं। तो हर चीज में इंक्रीमेंट हो रही है, तो लेबर पेमेंट में इंक्रीमेंट क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए सर। और उसके बाद इन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद की बात करी। इन्होंने कहा कि समाज का, सोसाइटी का जो है साइंटिफिक तरीके से विश्लेषण होना चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण होना चाहिए। ये विश्लेषण मतलब कि एनालिसिस। जैसे आपके मित्र अगर संजू जी हैं और अगर वो दुखी दिख रही हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एनालाइज करो कि वो दुखी का, उनका कारण, दुख का कारण क्या है, उनके चेहरे पे मुस्कान कैसे लाया जाए। अगर वो मुस्कान नहीं लाती है तो मुंह तोड़ के मुस्कान लाए, लेकिन मुस्कान लाना आपकी जवाबदेही होनी चाहिए, क्योंकि आप उनके मित्र हैं। मित्रता का फर्ज है कि अगर सामने वाले नहीं हंसे तो उसका जबरदस्ती हंसाओ, मार अगर उसके बाद भी ना हंसे तो उसका मुंह तोड़ दो, ताकि उसका मुंह जो है हंसता हुआ दिखा जाएगा। बाहर सुबह देख रहे हैं एक आंटी जी गोलगप्पा खाने की, दैनिक भास्कर की खबर है, आज के ही अखबार में छपी है, उत्तर प्रदेश। और गोलगप्पा खाने के बाद उसका जो मुंह खुला से खुला ही रह गया, इतना टेस्टी था, बंद ही नहीं हुआ अभी तक। आप लोग इसका मेरे स्टेटस में देख सकते हैं। चलिए, तो ये था मार्क्स का समाज। अब आते हैं आधुनिक राजनीति में कार्ल मार्क्स की भूमिका क्या थी। आधुनिक राजनीति में कार्ल मार्क्स की क्या भूमिका थी? जवड़ा लोग कैसे हो गए? हाँ, नहीं मतलब बंद ही नहीं हुआ वो। इतना टेस्टी था कि आप ही तो आगे रह गया। अब फिर उनके फैमिली हॉस्पिटल लगे, आगे तो उनके परिवार वालों को लगा ना कि पानी पूरी खाने के बाद मजाक कर रही है, आप खाने का मन होगा इसलिए फाड़ के रखी है।
लेकिन वो परमानेंट, जब ऐसे कैसे नहीं है, मुंह में लगवा मार दिया इम्पॉसिबल भी हो सकता हो है। सकता है सर, क्योंकि तभी तो वो ऐसे ही रह गया। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा मार्क्स का कम्युनिज्म, हाँ। मार्क्स का साम्यवाद। अब इसका आधुनिक राजनीति पर प्रभाव क्या पड़ा ये भी आपको जानना चाहिए, और ये पॉइंट वाइज जानना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तो एमसीक्यू भी पूछ सकता है। क्योंकि अब से ग्रेजुएशन, माफ कीजिएगा ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन के विद्यार्थी नहीं है, आपको एसएससी भी देना होगा, बीपीएससी या अन्य एग्जाम भी आप प्रतियोगी परीक्षा में पार्टिसिपेट कीजिए, तो वहां एमसीक्यू पूछेगा। तो पहला प्रभाव आधुनिक राजनीति में पड़ता है रूसी क्रांति, जो होता है 1917 में। इसका आधार क्या था? बेचारी का था, बेचारी का आधार था ना। दूसरा कॉन्सेप्ट है चीनी क्रांति, कब हुआ था? 1949 में। तो यहाँ पे भी माओवाद का सैद्धांतिक स्रोत एक्सेप्ट किया गया। आज भी चीन में माओवाद को लोग मानते हैं। उसके बाद क्या है? क्यूबा, वियतनाम, उत्तर कोरिया जैसे देशों में साम्यवादी सिस्टम बढ़ी। क्यूबा में संकट हुआ था ना 62 में, कारण क्या था? 61-59 में सत्ता परिवर्तन, और 62 में, और 61 में अमेरिका द्वारा बे ऑफ पिक्स करवाना। तो दुनिया भर में वामपंथी राजनीतिक दलों का मुख्य दार्शनिक आधार क्या है? तो आप देखिए कि दुनिया भर में वामपंथी संगठन मिलेंगे। इंडिया में भी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी कम्युनिस्टवादी लेनिन पार्टी है, बहुत सारी पार्टियां अमेरिका में भी है, चाइना में भी है, नेपाल में भी, दुनिया के हर राष्ट्र में कोई ये विचारधारा फैल गई। और बहुत सारे श्रमिक आंदोलन हुए। अब पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा ट्रेड यूनियन बना हुआ है, मजदूर संगठन बना हुआ है अलग अलग नामों से। कोयला वाले के चले जाओ तो अलग मजदूर संगठन है, टीचर के चले जाओ तो उनकी अलग संगठन है, क्लर्क के पास जाओ तो उनकी अलग है, चपरासी के पास जाओ तो अलग है, जो नगर निगम के कर्मचारी है उनकी अलग है। तो ट्रेड यूनियनों का जोर पकड़ा। तो ट्रेड यूनियन कहां से आए? वामपंथ से आया, मार्क्स की विचारधारा से आया। उससे पहले तो मजदूर शब्द को कोई किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। वेलफेयर स्टेट, अब एक नया बात आ गया कि जितनी कोई भी सरकार आती है बोलती है कि हम वेलफेयर स्टेट की कल्पना करते हैं। हमारे को संविधान में नीति नेशनल तत्व में इस बात का घोषणा किया गया है। हाँ, तो जैसे वेलफेयर के नाम पे आपको 5 किलो चावल मिलता है, मैया योजना का लाभ मिलता है, पेंशन मिलता है, स्कॉलरशिप, बहुत सारी चीजें मिल रही। तो ये भी कॉन्सेप्ट मार्क्सवाद से ही प्रेरित है। अब तो राइटिस्ट पार्टियां जो दक्षिणपंथी विचारधारा की पार्टियां हैं वो भी वामपंथ की इस विचारधारा को मान रही हैं। बिहार में चले देख लीजिए, विधाताचार्य को सबको दिया गया ना पर महिला को। तो ये क्या था कि वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट था जो कि मार्क्सवाद की विचारधारा पर आधारित है। अच्छा, आप सोशल साइंस में चले जाओ तो समाज शास्त्र हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सब में मार्क्स का प्रभाव दिखता है। आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो वहां भी आपको बंद व्यवस्था पढ़नी है, साम्यवाद पढ़ना है। पॉलिटिकल पढ़ोगे तो वहां ही पढ़ना है, समाज शास्त्र में जाओगे वहां ही पढ़ना है, हिस्ट्री में चले जाइए तो वहां ही पढ़ना है। औद्योगिक शोषण जो हो रहा था, असमानता थी, गरीबों और आधुनिक अध्ययन की प्रेरणा इसकी भी मिलती है। अब ऐसा नहीं है कि इन सब चीजों के बाद मार्क्सवाद का आलोचना नहीं हुआ, पॉल मार्क्स का आलोचना नहीं हुआ, ये भी बात नहीं है कि आलोचना भी की गई। आलोचना क्या हुई? तो आर्थिक कारकों पर ये जो अधिक जोर दिए हैं, तो इसमें संस्कृति और राजनीति छूट गया है, ऐसा लोगों का मानना है। क्योंकि मार्क्स ने सिर्फ वर्गहीन समाज की बात करी तो वर्ग का आधार उन्हें पैसा बताया, वहां का कल्चर नहीं बताया, एजुकेशन नहीं बताया, पॉलिटिक्स नहीं बताया, सोसाइटी नहीं बताया। तो कहा गया कि आप किसी एक चीज को लेकर वर्ग नहीं बना। तो ये जो है ये क्या है? उनका आलोचना का एक पॉइंट है कि भाई आप अगर समाज को बनाते हो तो इसके लिए वहां की संस्कृति को भी देखना होगा ना, वहां पे जो राजनीतिक सिस्टम है उसको भी देखना होगा। आप सिर्फ आर्थिक आधार पर क्यों बना रहे हैं? उसके बाद लोगों ने यह भी कहा कि अगर आप वर्ग संघर्ष कराओगे
तो इस समाज के लिए खतरा भी है, हिंसक भी हो सकता है। आप उकसा रहे हो कि अमीर से लूट के गरीब को दे दो, तो अमीर पास लूटने जाओगे तो हिंसक भी तो हो सकता है। मारपीट तो ये दोनों तो संघर्ष, वर्ग संघर्ष को भी जन्म दे सकता है अमीर और गरीब के बीच में। उसके बाद साम्यवादी शासन की जब बात की जाती है तो एक तानाशाही का एग्जाम्पल हो जाता है, चाहे चाइना में चले जाओ या स्टालिनवादी व्यवस्था यूएसएसआर भी देखो, जर्मनी में। तो जहां साम्यवाद की बात होती है वहां तानाशाही भी सामने आती है। और कुछ लोगों ने यह कहा कि जो आधुनिक पूंजीवाद है वो पहले से ज्यादा अधिक लचीला है और परिवर्तनशील है। ठीक है, तो दोनों जो है वो डिफरेंट है, पहले जैसा नहीं रह गया है। तो कुल मिलाकर समाज को उन्होंने दो भागों में बांटा है, एक पूंजीपति और एक श्रमिक। और इसके एमसीक्यू आपको अगले क्लास में दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, बस।